नामकरण के संदर्भ में बता चुका हूँ, तो उन बातों पे नहीं आऊंगा। उससे कुछ अलग बातें और ऐड करनी है तो वही बताऊंगा। सर जी सर बोल रहे थे आज आप अगर हेलो, हाँ, आधुनिक काल की ये उदय की पृष्ठभूमि जो है उसके बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए। अगर आप देखें तो 1780 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा स्थापित किया, कलकत्ता मदरसा, और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज खुला। 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज था, खुला। और उसी के आसपास 1826 में उदंत मार्तंड, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र कहते हैं, बंगदूत, प्रजामित्र 1834, समाचार सुधा वर्षन 1854। तो एक जागरण लाने वाली जो चीजें हैं, जो शिक्षा है और पत्र पत्रिकाएं हैं हिंदी की, जिससे लोगों में जागृति आई, वो सब आप देखेंगे कि 1780 ईस्वी से शुरू हो गया था और ये निरंतर चलता रहा है। जो जिसको लोग कहते हैं आधुनिकता, आधुनिक काल, तो आधुनिकता का सबसे बुनियादी तत्व है कि लौकिक दृष्टिकोण। पहले क्या था कि पहले पारलौकिक दृष्टिकोण ज्यादा था। आप देखेंगे पूर्व मध्य काल में पारलौकिक दृष्टिकोण था। रीति काल में भी आते हैं तो रीति काल में ये लौकिक दृष्टिकोण है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से पारलौकिक दृष्टिकोण भी छिपा हुआ था। भक्ति के कार्य भी लिखे गए। आधुनिक काल तक आते आते ये लौकिक दृष्टिकोण केंद्र में आ गया, जिसके अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया, परिष्कार की प्रक्रिया, अतीत का पुनराख्यान या पुनरुत्थान, ये सब नवीन दृष्टिकोण की ही देन थी, ये लौकिक दृष्टिकोण की ही देन थी। और इसीलिए साहित्य जो है वो आधुनिक काल तक आते आते मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। पहले रीति काल में दरबारों से जुड़ा हुआ था साहित्य, दरबारीपन से जुड़ा हुआ था, आम जनता से कम जुड़ा हुआ था। जो आधुनिक काल में आकर के और एक बेहतर मनुष्य के बेहतर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ गया। लोगों की विचारधारा में वैज्ञानिकता आई। वैज्ञानिकता आने के कारण परंपरा और अतीत का शोध होने लगा, उस पर रिसर्च होने लगे। परंपरा द्वारा समर्थित सभी बातों को सही नहीं माना गया, उसका रिसर्च करके जो उपयोगी तत्व है उसको खंगालने का, निकालने का और उसको फिर उपयोग में लाने का कार्य शुरू हुआ। इसलिए कहा गया कि जो आधुनिक काल का साहित्य है वो स्वयं को पहचानने और अनेकों तरह के बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है। आधुनिक साहित्य का इतिहास अपने को पहचानने और अनेक प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है। तो अपने को पहचानने का मतलब है कि आत्म परिचय, वैयक्तिकता का समावेश साहित्य में होने लगा। और बंधनों से छुटकारा पाने का मतलब है कि मध्यकालीन साहित्य में जो जड़ बंधन थे, वो काव्य शास्त्रीय नियमों के बंधन थे, अलंकारों के, छंदों के बंधन थे, जो एक रूढ़िवादी सोच या दरबारी फन के सोच के बंधन थे,
जड़ शास्त्रीयता के बंधन थे, उन सारे बंधनों से मनुष्य ने मुक्त होने का संकल्प लिया और इस मुक्ति की राह पर वो साहित्य के माध्यम से आगे बढ़े। इसीलिए आधुनिक काल का जो रचनाकार है, आधुनिक काल के जो बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी शाश्वत या अंतिम रूप से मान्य नहीं है, परिवर्तन की प्रक्रिया में ही जीवन का अर्थ निहित है। और उस समय जो भी आंदोलन चले उसमें एक देश को आजादी दिलाने का आंदोलन था और दूसरा एक आंदोलन बड़े स्तर पे चल रहा था जिसको कहते हैं समाज सुधार का आंदोलन। उसमें संघ समाज जो 1828 ईस्वी में स्थापित हुआ, राजा राम मोहन राय अपने समय के बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, के साथ किशोर चंद्र सिंह और देवेंद्र टैगोर, ये दो लोग जुड़े और ब्रह्म समाज आगे बढ़ा। इसी तरह से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर के स्थापित किया। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ने स्थापित किया। 1893 ईस्वी में आप लोगों को शायद याद हो, एक बहुत बड़ी घटना हुई कि विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म संसद शिकागो में, जिसमें विवेकानंद जा करके और व्याख्यान उन्होंने दिया जो हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में, और ये वहां पर अपने व्याख्यान से ये साबित किया कि हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म जो है एक वैश्विक धर्म है, ये बहुत ही उदार धर्म है और इस धर्म या इस संस्कृति में पूरे विश्व के लोगों का समावेश संभव है। इसमें कोई चीज ऐसी बाधा नहीं है जो विश्व के लोगों को इसमें शामिल होने में दिक्कत पैदा करे। तो ये एक वैश्विक धर्म है, ये उन्होंने साबित किया। इसी तरह से 1867 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज जो है वो तर्क प्रधान, तर्काश्रित विचारधारा पर आधारित था। कि बचपन में ही दयानंद सरस्वती ने ये तर्क पा लिया कि जब भगवान जो है एक चूहे से अपनी रक्षा, अपने नैवेद्य की रक्षा नहीं कर सकते, तो भगवान हम लोगों की क्या रक्षा करें। तो ये तर्क से उन्होंने पाया, तर्काश्रित बुद्धि हो गई। इसी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में 1875 में स्थापित हुई। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं और ये जो महापुरुष हैं, ये सब लोग एक सुधार आंदोलन चला रहे थे। जैसे गांधी जी देश की आजादी का आंदोलन चला रहे थे, दो स्तरों पे आंदोलन चल रहे थे हमारे देश में, और इन दोनों आंदोलनों का भारतीय समाज पर और भारत के साहित्य पर, खास करके हिंदी साहित्य पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। उस प्रभाव को हिंदी के साहित्यकारों ने ग्रहण किया और पश्चिम से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। पश्चिम में भी साहित्यिक आंदोलन जो चल रहे थे उससे भी बहुत, वहां पे रिनेशा था, रिनेशा के बाद नियो क्लासिसिज्म आया, रोमांटिसिज्म आया। तो ये सब जो वहाँ के लिटरेचर में जो दौर आए, जो आंदोलन चले, उन सब का भी बंगला के साहित्य के माध्यम से, क्योंकि बांग्ला का जो साहित्य है वो रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मानवेंद्र राय, इस तरह के साहित्यकार जो लिख रहे थे,
उसमें वो साहित्य, बांग्ला का साहित्य बहुत कुछ पश्चिमी साहित्य से या पाश्चात्य साहित्यिक आंदोलनों से प्रभावित थे। और उस बांग्ला साहित्य के माध्यम से, क्योंकि बांग्ला साहित्य लिखने वाले जो थे वो उनके साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ, हिंदी में भी हुआ, तो उस तरह से उसका प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी आ गया। तो उधर से भी प्रभाव आ रहा था बांग्ला साहित्य के माध्यम से। और जो समाज सुधारक थे उनके जो दृष्टिकोण थे, उनके भाषणों का, उनके लेखों का, उनके विचारों का प्रभाव पड़ रहा था। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के प्रचार प्रसार का भी प्रभाव पड़ रहा था। तो ये जो आधुनिकता आई हिंदी साहित्य में, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कहीं से सीधे उधार ली चीज नहीं थी। प्रभाव भी जो लिया गया वो प्रभाव को सीधे ग्रहण नहीं किया गया, उसे आत्मसात करके और फिर उसका रूपांतर करके ग्रहण किया गया। और इसके पीछे जो परिवर्तन थे वो थे औद्योगिकीकरण का होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे तकनीकी विकास संभव हुए और वैज्ञानिकता आई सोच में। एक वैज्ञानिक होती हुई वैज्ञानिक विचारधारा आने के कारण हम परंपरा और अतीत का शोध करने लगे। शोध करके उसमें से वर्तमान समय के लिए जो उपयोगी तत्व थे उसे निकालने लगे और उसका उपयोग करने लगे। और धीरे धीरे बौद्धिकता तो हर काल के साहित्य में रही है, लेकिन बौद्धिकता ज्यादा आने लगी, बौद्धिकता केंद्र में आ गई और जो भावुकता है वो परिधि पे चली गई। आधुनिक साहित्य में ये एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला आधुनिक का। और इसीलिए बौद्धिकता की अतिशय आग्रह की वजह से ही हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि संसार में, इस सृष्टि में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कुछ भी अंतिम रूप से सत्य नहीं है, अंतिम रूप से मान्य नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया में ही जीवन का अर्थ निहित है, ये हम मानने लगे। तो ये आधुनिक काल के उदय की पृष्ठभूमि संक्षेप में यही थी। उसके बाद जो आधुनिक काल में सबसे पहला काल जो शुरू होता है 1868 ईस्वी में, 1868 में भारतेंदु जी ने एक पत्रिका निकाली, कवि वचन सुधा। और 1900 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास और दो और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, उन्होंने मिलकर के सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया 1900 में। तो 1868 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक के बीच का जो समय है यही भारतेंदु युग है। यानी कवि वचन सुधा का प्रकाशन से लेकर के और सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी तक के बीच का समय भारतेंदु युग माना जाता है। और भारतेंदु युग में जो काव्य की धारा चली उसमें दो बातें वही थी जो पहले मैंने बताई। एक बात राष्ट्रीयता की भावना और दूसरी बात समाज सुधार की भावना। इसके तमाम प्रमाण मिल जाते हैं। जैसे आप भारत दुर्दशा नाटक देखिए भारतेंदु का, उसमें बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। और ये तो एक छुआछूत का उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको उसमें मिल जाएंगे। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा कि कौन करे जो नहीं कथकथ, पूरी विपत्ति बाल विधवन की विपत्ति को सुन करके किसका कलेजा नहीं कसक जाएगा, इसके हृदय में तकलीफ नहीं होगी।
तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं, भारतेंदु मंडल के जितने भी रचनाकार थे, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हो, स्वयं भारतेंदु हो, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन हो, राधा कृष्ण दास हो, ठाकुर जगन मोहन सिंह हो, ये जितने भी रचनाकार थे भारतेंदु मंडल के, ये सब दो ही भाव को लेकर के मुख्य रूप से चल रहे थे। एक राष्ट्र की चिंता उन्हें थी, राष्ट्रीयता की भावना, और दूसरा समाज सुधार की भावना। भारतेंदु के जो नाटक थे, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, विषस्य विषमौषधम, अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब जो नाटक हैं, इस नाटक में एक तरफ अगर भारत की तो वर्णन उन्होंने किया कि कौन कौन सी बातें आई, पश्चिम के प्रभाव से कह लें या जो कह लें, कौन कौन सी ऐसी कमियां आ गई भारत के लोगों में, भारतवासियों में, जिसकी वजह से भारत पतनोन्मुख होने लगा। जिसमें उन्होंने गिनाया है कि रोग बढ़ने लगे, अकाल पड़ने लगे, लोग मदिरा का सेवन बहुत ज्यादा करने, मदिरा पीने लगे, लोग एक दूसरे से वैर या फूट, वैर की भावना आ गई लोगों में, ईर्ष्या द्वेष की भावना आ गई जिसको कहते हैं। तो ईर्ष्या द्वेष की भावना, परस्पर आ जाना, भारतवासियों में आलस्य आ जाना, आलसी हो गए लोग, आलस्य आ जाना, रोग में बढ़ोतरी का होना, अकाल का पड़ना, अतिवृष्टि अनावृष्टि से अकाल पड़ जाना, और मदिरा का सेवन करना, लोगों का अकर्मण्य हो जाना, निकम्मा हो जाना, ये सब ऐसी परिस्थितियां बनी जिसने समाज में एक पतन के द्वार खोल दिए, पतनोन्मुख स्थितियां थी। इस पर भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने व्यंग किया। यानी उनको ये पता थी बात कि उस समय समाज में क्या चल रहा है, समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं, कौन कौन सी धार्मिक बुराइयां हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती में वो कहते हैं, बलि प्रथा जो है, वैदिक कर्मों के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर लोग बकरे की बलि दे देते हैं, और वो जीव का स्वाद फिर होता है। तो ये वैदिक कर्मों के नाम पर किसी की हिंसा कर देना, किसी जीव की हत्या कर देना कहाँ तक उचित है। इसी तरह से विषस्य विषमौषधम में ये कहते हैं कि जब रोग ज्यादा बढ़ जाए तो विष ही विष को काटता है, तो उसका इलाज ढंग से करना पड़ता है। अंधेर नगरी चौपट राजा में राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है कि किस तरह से राजा चौपट है और नगरी अंधेरे में डूबी हुई है, हर तरफ अन्याय है, और गुणी हो या बिना गुण का हो, कोई निर्गुणी हो, निर्गुणी तो नहीं कहेंगे, जो गुणी हो, और जो यानी सदाचारी हो और दुराचारी हो, सबके लिए एक ही तरह का मापदंड, सबको एक ही लाठी से हाँकना, तो इस तरह का समाज बनने लगे। ये जो है आज भी है, ये भारतेंदु के समय में जो बातें थी वो आज भी है। आज आप समाज में देखेंगे कि ज्ञान का अभिजात्य टूट गया। अब आपको इस बात से कहीं समाज में कोई वजन नहीं देगा या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी कि आप जो है वो ज्ञानी है। आपको इस बात से भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी कि आप रोज पूजा पाठ करते हैं और बड़े बड़े सदाचारी व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन हैं, ईमानदार हैं। इससे भी कोई प्रतिष्ठा आपको समाज में नहीं मिलने वाली। यानी नैतिक मूल्यों के को अपनाने से भी आपको कोई बहुत
समाज इज्जत से देखेगा, ऐसा नहीं है। और ज्ञान का अभिजात्य भी टूट गया, यानी ज्ञानी है आप, इस वजह से भी आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, वो भी बात खत्म हो रही है। तो बच क्या गया? बच गया कि सर्वे गुणा कांचनाम आश्रित, सारे गुण जो है कंचन में आश्रित होके रह गए। यानी जिसके पास धन बल होगा, जिसके पास तन बल होगा, जिसके पास जन बल होगा, वही व्यक्ति समाज में पूजनीय होगा, वही व्यक्ति समाज में आदरणीय होगा। ये जो एक थिंकिंग आई है, ये जो एक सोच आई है कि हम मनी माइंडेड लोग हो गए, तो ये इसकी शुरुआत भारतेंदु के समय से ही हो गई थी। यद्यपि भारतेंदु काल में भक्ति के भी की गई, लेकिन बहुत कम है। अम्बिका जानकी का मर्यादित श्रृंगार लिखा। स्वयं भारतेंदु ने 3 कविताएं लिखी है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम तरंग, जिसमें श्रृंगार रस पर्याप्त है। ठाकुर जगन मोहन सिंह ने प्रेम संपत्ति लता लिखा, जो श्रृंगारिक काव्य है। और प्रकृति चित्रण की कविताएं भी की दृष्टि से भी भारतेंदु युग महत्वपूर्ण है। भारतेंदु ने स्वयं गंगा छवि वर्णन जो किया, वो बाद में स्वच्छंदतावादी कवियों ने जो है प्रकृति वर्णन की उस परिपाटी को अपनाया। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने की जो एक नई परिपाटी शुरू हुई। पहले क्या था, रीति काल में प्रकृति का प्रयोग अलंकारों के रूप में, उद्दीपन के रूप में किया जाता, अब अप्रस्तुत के रूप में किया जाता। अब क्या हुआ कि अब प्रकृति का चित्रण स्वतंत्र रूप से होने लगा। छायावाद तक आते आते तो स्थिति ये हो गई कि अकेले एक जूही की कली के भी एक कविता लिखी जा सकती है, तो उसकी बूंद पे भी कविता हो सकती है। तो प्रकृति चित्रण की परिपाटी भी भारतेंदु काल में खड़ी बोली हिंदी में शुरू हो गई थी। चंद्रावली नाटिका जो लिखी है भारतेंदु जी ने, उसमें यमुना का वर्णन है और गंगा छवि वर्णन उनकी एक कविता है। हास्य व्यंग्य भी खूब लिखा गया, बंदर सभा, इंद्र सभा, समधिन मधुमास, ये सब भारतेंदु ने लिखा। तो आप देखेंगे कि भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार थे, उन्होंने जो रचनाएं की, एक तो ब्रज भाषा से वो खड़ी बोली हिंदी पे आ गए। और खड़ी बोली हिंदी जो भारतेंदु युग की है, जो काव्य की भाषा बनी है, वो उतनी परिष्कृत नहीं है, वो उतनी अच्छी हिंदी नहीं है। लेकिन उनके जो वर्ण विषय है उस पर ज्यादा जोर होने के कारण, तथ्य पे ज्यादा बल होने के कारण, भाषा के परिष्कार पर या भाषा के विकास पर ज्यादा ध्यान भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने नहीं दिया। परंतु जो वर्ण विषय है उनके, वो उस दृष्टि से भारतेंदु युग की रचनाओं का महत्व है, जिसमें 2 तरह की बातें मैंने पहले भी बताई कि एक राष्ट्रीयता की भावना आवहु, सब मिल के रोवहु भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाई, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पर धन विदेश चली जात यही अधिक पारी। और फिर वो कहते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, करुणानिधि केशव कहाँ सोए हो, हमारे रहते इतना अत्याचार हो रहा है। तो एक राष्ट्रीयता की भावना और एक समाज सुधार की भावना, जिसमें उस जमाने में समाज में जितनी सामाजिक बुराइयां थी, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे आप कह लें समाज में और भी बहुत सारी बुराइयां उस समाज में थी, तो उन सभी बुराइयों पर व्यंग्य किया भारतेंदु जी ने और भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने।
ये इस दृष्टि से भारतेंदु युगीन साहित्य का महत्व है। इसके बाद भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा युग शुरू हुआ वो है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। इसी में एक भाषा का विवाद भी चला भारतेंदु युग के आसपास, जो मैंने पहले संकेत किया होगा कि राजा लक्ष्मण सिंह तत्सम प्रधान भाषा के विकास के पक्ष में थे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो उर्दू मिश्रित हिंदी, जिसको आम फहम भाषा कहते हैं, उसके पक्ष में थे। तो ये संघर्ष भाषा को लेकर के चल रहा था और ना लक्ष्मण सिंह जी की बात साहित्य में, प्रसाद से हिंदी बात जब छोटे आने लगते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि भाषा अपना रूप स्वयं ले लेती है। जनता के आग्रह से भाषा अपना रूप तय कर लेती है। भाषा को कोई तय नहीं कर सकता, रेगुलेटरी नहीं है। तो हर युग में आप देखेंगे, किसी भी युग में भाषा जनता के द्वारा तय हो गई। जनता ने जिस भाषा को अपना लिया वही भाषा साहित्य के लिए भी और शिक्षा के लिए भी स्वीकृत हो गई। ये बात अलग है कि शिक्षा के लिए जो जनता की भाषा थी वो स्वीकृत नहीं हो पाई मैकाले की वजह से। मैकाले जो थे वो लॉर्ड मैकाले, वो संस्कृत भाषा के स्कूलों को, कॉलेजों को बंद कराने के पक्ष में और अंग्रेजी भाषा को प्रमोट करना चाहते थे। तो जो संस्कृत और हिंदी को नहीं अपनाना चाहता वो जो है मातृभाषा को या जो लोकल लैंग्वेज है उसको क्या अपनाएगा। जबकि होना ये चाहिए था, नई शिक्षा नीति में इस बात को लाया गया है, होना ये चाहिए था कि जो जिस भाषा में फैमिलियर है, जो जिस भाषा में जो पला बढ़ा है, जिस भाषा में जो भाषा उसके हृदय में रची बसी है, उस भाषा में उसकी शिक्षा दीक्षा होगी तो वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब होगा। हम भाषा के ही चक्कर में फंसे रह गए। उन्होंने राजा राम मोहन राय ने कहा कि ऐसा क्या है कि भारत के युवक जो है वो 20 साल तक 25 साल तक जो है हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण और ये व्याकरण के नियमों को पढ़ते रहते हैं, फिर भी एक अच्छी भाषा वो नहीं बोल पाते, तो फंसे रहते हैं। भाषा अंग्रेजी बोले कि हिंदी बोले कि संस्कृत बोले कि तीनों बोले और कोई ठीक से नहीं बोल पाते। तो ये जो भाषा नीति रही अंग्रेजों की, उसके कारण धीरे धीरे अंग्रेजी ने प्रभुत्व जमा लिया और अंग्रेजी इस पूरे विश्व के वाणिज्य की भाषा बनेगी, ऐसा जो मैकाले का कहना था वो सच्चा नहीं। पूरे विश्व के व्यापार की भाषा बनी और कई देशों में राजकाज की भाषा भी बन गई। हमारे ही देश में देख लीजिए, अपने देश में राजभाषा हिंदी है लेकिन सारे राजकाज जो है वो अंग्रेजी में होते हैं। तो ये अंतर आ गया। और भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार थे वो खड़ी बोली हिंदी को आगे बढ़ा रहे थे। यही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो जमाना ऐसा था जब प्रेस एक्ट के तहत लोगों की स्वायत्तता जो है खत्म की जा रही थी और बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं जब्त हो गई, बंद करवा दी गई प्रेस को। तो वैसी स्थिति में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर लेना और हिंदी भाषा को का प्रचार प्रसार करवा देना ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कार्य था। ये यही कर लिया भारतेंदु मंडल के रचनाकारों ने, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। अब उसके बाद आते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो मूलतः निबंधकार के रूप में ज्यादा
प्रसिद्ध हुए। आलोचनात्मक निबंध बहुत सारे लिखे उन्होंने, और भाषा का ज्ञान उनका बड़ा ही विस्तृत था। वो संस्कृत का, प्राकृत का, अपभ्रंश का, खड़ी बोली हिंदी का ज्ञान था, उनको ज्योतिष का भी ज्ञान था, तो दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने 1903 ईस्वी में। इसको, इस युग को, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। 1900 ईस्वी से आप मान सकते हैं कि जागरण सुधार काल शुरू हो गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि वो कविता में सादगी, असलियत और जोश, तीन चीजों को बदल देते थे। सादगी होने, कविता में जोश होने चाहिए।